पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों उनका डंका दुनिया में बज रहा है और वो क्यों लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में एक्स ने बताया था कि पिछले 30 दिनों में भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के अकाउंट से किए गए। जो राहुल गांधी पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, वो इस लिस्ट में जगह भी नहीं बना पाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी को वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले पीएम मोदी की लोकप्रियता के बारे में सोचना चाहिए कि पीएम मोदी कहां खड़े हैं और वो कहां हैं। इसीलिए ही तो देश के लोग राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वहीं अब कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से जो खबर आई है, उसके बाद राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। दरअसल सत्ताधारी कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी ने दक्षिण कन्नड़ में हुए 2 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव जीत लिए। बाजपेयी और किन्नीगोली टाउन पंचायत के चुनावों के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए। कर्नाटक में कांग्रेस की हार ऐसे समय में हुई है जब सत्ताधारी पार्टी ने साल 2023 में 5 गारंटी देकर सत्ता में आने के बाद अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा रास्ता पार कर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस इस साल जिले में हुए 3 यूएलबी चुनावों में से 2 हार चुकी है। ग्राम पंचायतों से अपग्रेड होने के बाद पहली बार हुए चुनावों में बीजेपी ने किन्नीगोली और बाजपेयी टाउन पंचायतों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ काडाबा टाउन पंचायत ही जीत पाई। वहीं इससे पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लोकल बॉडी चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल की थी। मतलब राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत और कांग्रेस की करारी हार से साफ है कि देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं आप दर्शक भी बीजेपी की इस जीत से खुश हैं तो कमेंट में गुड बीजेपी जरूर लिखिए। बीजेपी को जीत की बधाई भी दीजिए ताकि विपक्ष को इस बात का साफ संदेश जाए कि जनता मजबूती के साथ पीएम के साथ खड़ी है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी को लगा है कोर्ट से करारा झटका और कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कर्नाटक में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि एक जोकर पत्रकार ने एक बार फिर हमें लेक्चर दिया था कि मौजूदा सरकार हमेशा लोकल बॉडी चुनाव जीतती है, राज्य की ताकत और पैसे की ताकत की वजह से। इस तर्क का इस्तेमाल आसानी से महाराष्ट्र, जो उसका अपना गृह राज्य है, ने बीजेपी की बड़ी जीत का क्रेडिट देने से इनकार करने के लिए किया गया था। फिर बीजेपी गोवा में जीती, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी। जोकर मुस्कुराया। अब कर्नाटक की बारी है, एक ऐसा राज्य जिस पर उस जोकर पत्रकार की पसंदीदा पार्टी कांग्रेस का राज्य है। बीजेपी ने कई लोकल बॉडीज चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। बाजपेयी दक्षिण कन्नड़ और किन्नीगोली दक्षिण कन्नड़, बंकी उत्तर कन्नड़ और बशेट्टीहल्ली बेंगलुरु ग्रामीण में टाउन पंचायत चुनाव और 76 में से 47 वार्डों पर कब्जा जमाया। बीजेपी ने डोडाबल्लापुरा और तुरवेहाल में भी वार्ड उपचुनाव जीते हैं। तो मौजूदा सरकार के फायदे वाली थ्योरी का क्या हुआ? ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है जो राज्य सरकार को साफ तौर पर खारिज करने को दिखाता है और कर्नाटक के राजनीतिक माहौल में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता है। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कोर्ट से नोटिस जारी हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है। वकील नपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। वादी के वकील कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि वो बीजेपी, आरएसएस और भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। बताते चलें कि ये पूरा मामला कांग्रेस के नवनिर्मित दिल्ली मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिए गए कथित भाषण से जुड़ा है। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बाहर आई है जिससे देश के लोग चौंक जाएंगे। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि मुंबई में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये दावा नहीं, टिस की रिपोर्ट है। जब किसी शहर के जनसांख्यिकी इतनी तेजी से बढ़ती है तो ये सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और लोकतांत्रिक सवाल भी खड़े करती है। इसीलिए एसआईआर जरूरी है ताकि जनसंख्या आंकड़े पारदर्शी हो, फर्जी या अवैध प्रविष्टियों की पहचान हो, योजनाओं और संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा बना रहे। तथ्यों से डरने की नहीं, उन्हें सुधार का आधार बनाने की जरूरत है। वहीं अरावली को लेकर विपक्ष के लोग सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अरावली रेंज के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
दिल्ली से गुजरात तक फैली इस पर्वतमाला श्रृंखला में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब वहां पर कोई भी खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है, लेकिन राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है, जिसके बाद वो अपने सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आए। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को दोनों भाइयों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसका ऐलान किया। घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए एकजुट हुए हैं। मुंबई या महाराष्ट्र पर किसी ने टेढ़ी नजर डाली तो उसकी सियासत खत्म कर देंगे। ये शपथ लेकर हम साथ आए हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने गलत प्रचार किया था कि कटेंगे तो बटेंगे। इस पर अब हम मराठी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर अब चूक गए तो खत्म हो जाएंगे, अगर आपस में फूट पड़ी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मराठी मानुस किसी के आरे नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आ गया तो वो उसे वापस नहीं जाने देता। दर्शकों, मराठी लोगों को कोई खत्म नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे में खतरा मराठी लोगों पर नहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीतिक पार्टी पर है। हाल ही में हुए स्थायी निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया हो गया और राज ठाकरे की पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला। इसलिए अब अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए दोनों भाई साथ आए हैं और जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलकर उन्हें बचाने की अपील कर रहे हैं। वहीं ठाकरे भाइयों के साथ आने के बाद भी अब तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने का इंतजार बुधवार को तो खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। इस मौके पर ठाकरे ब्रदर्स ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे, लेकिन हाई वोल्टेज शो में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया। वहीं मुंबई में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो वो मुस्लिम वोट काटेगी। ऐसे में सीधा नुकसान शिवसेना, यूबीटी और मनसे के मामू फैक्टर पर होगा। मामू से मतलब है मराठी और मुस्लिम। पिछले दिनों ये जानकारी सामने आई थी कि संजय राउत ने राहुल गांधी से संपर्क साधा है। वहीं महाविकास अघाड़ी के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो जाहिर कर दिया है, अब हम क्या बोलें कि टूट गया टूट गया। क्या अघाड़ी अब भी कायम है? इस पर भी उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि हाँ, सारे दल तो बाहर हो गए हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी अटूट है। वहीं ठाकरे भाइयों के साथ आने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में हार के डर से दो परिवारवादी साथ आए हैं। इनके साथ आने से यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता एनडीए गठबंधन को चुनने जा रही है। फडणवीस ने कहा कि हाइप तो ऐसे बनाई जा रही थी जैसे रूस और यूक्रेन ही साथ में आ गए, मानो जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। दर्शकों, बीजेपी का खौफ इतना है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाना ही ठीक समझा है। दर्शकों, विदेश जाकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से उनकी पार्टी चुनाव हार रही है और बीजेपी की जीत होती है, लेकिन पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के नेता असलियत बता रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पूर्व कॉर्पोरेटर राहुल दिवे ने नासिक में पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिससे नासिक नगर निगम में चुनाव से पहले पार्टी में अंदरूनी कलह का संकेत मिला है। राहुल दिवे ने कहा कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर गठबंधन बनाने के बारे में फैसले लेने की आजादी न मिलने के कारण पार्टी छोड़ी है। मतलब कांग्रेस के नेता राहुल दिवे के मुताबिक नेताओं को फैसले लेने की आजादी नहीं मिलती है, जिससे परेशान होकर वो पार्टी छोड़ देते हैं, जिससे कांग्रेस का जनाधार भी कम हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि वो वोट चोरी की वजह से चुनाव हारते हैं। दर्शकों, राहुल दिवे का इस्तीफा पिछले महीने हुए एक विवाद के बाद आया है, जब एमवीए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल दिवे ने घोषणा की थी कि एमएनएस सहित सभी एमवीए पार्टनर मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। वहीं कुछ घंटों बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इस बयान का खंडन करते हुए कहा था कि अगर एमएनएस को शामिल किया गया तो पार्टी गठबंधन में नहीं रहेगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने पुष्टि की है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल दिवे ने कहा है कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि नासिक शहर के ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता भी इसी राय के थे कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है तो उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए।
इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया। वहीं राहुल दिवे का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे समय में जब पार्टी 15 जनवरी को होने वाले नासिक नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं इससे पहले हाल ही में राहुल गांधी के करीबी रहे राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य पद और कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रज्ञा सातव ने कहा था कि उन्होंने विकास के हित में ही पाला बदला है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के बीच प्रज्ञा का पाला बदलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं प्रज्ञा सातव ने यह भी कहा कि मैं राजीव सातव के विकास के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हूं। मैं बीजेपी में केवल विकास के एजेंडे के लिए ही शामिल हुई हूं। दर्शकों, प्रज्ञा सातव के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में विकास के कार्य काफी तेजी से कर रही है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, वो भी बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर भगवा दल में शामिल हो रहे हैं। तो क्या जनता क्यों बीजेपी का साथ नहीं देगी? ये बात राहुल गांधी कब समझेंगे? दर्शकों, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी से भाग रहे हैं, उससे साफ है कि मामला कुछ और ही है। वहीं बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन बिहार जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि पिछले 20 सालों में बिहार के विकास को देखकर दंग हैं। बिहार में विकास देखकर शशि थरूर ने वहां की एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकलती जा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता ही एनडीए सरकार की कामों की तारीफ कर रहे हैं तो जनता तो सरकार के कामों से खुश होगी ही ना। और अगर जनता एनडीए सरकार के कामों से खुश है तो वोट भी तो एनडीए को ही देगी ना। दर्शकों, राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन शहर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में संस्थाओं पर बड़ा हमला हो रहा है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी तो निशाना साध ही रही है, साथ ही उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कहा है कि देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उसे विदेश में उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उन्हें कुछ कहना होता तो वो घर की बात घर में ही रखते। उनका कहना था कि आत्ममंथन जरूरी है, देश की छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही सपा सांसद ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब भी बाहर जाए संयमित रहें। उन्होंने कहा कि मैं भी ऑपरेशन सिंदूर में बाहर गया और तमाम तरह के सवाल हुए। हमसे ऑपरेशन सिंदूर और संसद पर सवाल किए गए। मैंने एक लाइन में जवाब दिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। राजीव राय ने यह भी कहा कि हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके साथ ही राजीव राय ने विदेश में पीएम मोदी के दिए गए बयान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विदेशों में जो पीएम मोदी के ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम होते हैं, उसमें विपक्षी नेताओं को ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे वो देशद्रोही हों। इससे भी गलत संदेश जाता है। वहीं बीजेपी ने बर्लिन में राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता भारत के खिलाफ बोलते हैं और विदेशी धरती पर देश को बदनाम करते हैं, क्योंकि वो इस बात से घबराए हुए हैं कि ना तो कांग्रेस उनके साथ है और ना ही उनके परिवार के सदस्य उन पर विश्वास करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने लोगों का विश्वास खो दिया है और ये स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 95 चुनाव हारे हैं। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के पार्टी के नेता ही उनके विचारों को नकार रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण शशि थरूर हैं, जिन्होंने बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के काम की सराहना की है। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अब राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी जगह लाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की मांग की थी। इसका उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी समर्थन कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा का दावा है कि ये मांग हर जगह हो रही है कि प्रियंका अब आगे आए। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए संसदीय शीतकालीन सत्र के दौरान जब से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए, सियासी गलियारों में प्रियंका को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर पत्नी के समर्थन में आगे आकर बयान दिया है और एक तरह से प्रियंका को कांग्रेस की कमान संभालने का आह्वान किया है, उससे पार्टी के अंदर चल रही अटकलों पर भी मुहर लग गई है। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने ये मांग की है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे आकर पार्टी की कमान संभालनी चाहिए।
क्योंकि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग की थी। वहीं उड़ीसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मोहम्मद मौकीम ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपने की मांग की थी। हालांकि पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं अब जिस तरह से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की थी और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने भी इसका समर्थन किया है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी के सियासी भविष्य पर खतरा तो नहीं मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें